वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम फॉर क्लास 8th। और स्टूडेंट्स, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस टू टर्म्स, कोल एंड पेट्रोलियम। सबको पता है कोल क्या है, पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है। तो आज हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक से इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोल बना, कैसे पेट्रोलियम बना, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक बात सोचिए कि हम भोजन क्यों खाते हैं, क्या जरूरत होती है हमें भोजन खाने की। यानी हम भोजन खाते हैं शरीर को ऊर्जा देने के लिए। अगर हम काम करते हैं तो शरीर को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी भोजन से, जिससे हम सारा दिन चल फिर के अपने कार्य कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं, स्कूटर हैं, वो सब भी सारा दिन चल सकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको भी खाना चाहिए, भोजन चाहिए, जिससे उनको एनर्जी मिले। और उनके लिए भोजन क्या है? जल्दी बताइए, उनके लिए भोजन क्या है? जी हाँ, उनके लिए भोजन है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ये भोजन उनको मिलेगा तो ही वो चलेंगे। अगर भोजन नहीं मिलता है उनको तो नहीं चलेंगे। जिस प्रकार अगर हमें भोजन नहीं मिलता तो हम भी नहीं चल पाएंगे, हम भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। जो कोल है वो भी एनर्जी देता है, पेट्रोल है, डीजल है, वो भी एनर्जी देता है। ठीक है। और एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। Now, let's read it. We use various materials for our basic need. Basic need means अपनी जरूरतों के लिए. Some of them are found in nature and some have been made by human effort. यानी बहुत सारी जो हमारी बेसिक नीड हैं वो कुछ तो हमें नेचर ने दी हैं और कुछ हमने अपने एफर्ट से, ह्यूमन ने अपने एफर्ट से उनको प्रोड्यूस किया है। एक्टिविटी 5.1 देखिए। नजर घुमाओ चारों तरफ, देखो क्या क्या दिखता है। कोई तो वस्तु दी है नेचर ने, तो कोई बनाई है ह्यूमन ने। आओ मिलकर एक लिस्ट बनाएं जो करे इन दोनों को अलग अलग। तो आओ नजर घुमाएं और लिस्ट बनाएं। लिस्ट किस चीज की बनानी है आपको? लिस्ट बनानी है नेचुरल मटेरियल्स की और मैन मेड मटेरियल्स की। आप अपने चारों तरफ बहुत तरह की चीजें देखते हो। आप लिखने के लिए पेन का यूज कर रहे हो, कॉपी का यूज कर रहे हो। ठीक है। आप कपड़े पहनते हो, वो भी अलग अलग तरह के हैं। कोई सिंथेटिक फाइबर है, कोई नेचुरल फाइबर है। इसके अलावा आपके रूम में कितनी सारी चीजें हैं। प्लास्टिक की चेयर हो सकती है, फैन है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें मैन मेड भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। जैसे आपके चारों तरफ की हवा। अब हवा कैसी है? वो नेचुरल है। सो आपको इन्हीं की एक लिस्ट तैयार करनी है कि नेचुरल चीजें कौन सी हैं और मैन मेड कौन सी हैं। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। नाउ डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स? जो आप लिस्ट बनाओगे उनमें क्या आप इनको इंक्लूड करोगे? और इंक्लूड करोगे तो कौन सी लिस्ट में? नेचुरल में करोगे या मैन मेड में करोगे? ऑब्वियसली आप इनको नेचुरल में ऐड करोगे। सो ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उनको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज वी ऑब्टेन्ड ऑल दीज मटीरियल्स फ्रॉम नेचर। कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा यूज कर सकते हैं? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड? एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एग्जॉस्टेड मीन्स फिनिश। क्या एयर, वाटर एंड सॉइल क्या ये फिनिश हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इनको यूज करते हैं, तो क्या ये फिनिश हो सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? सोचिए, वाटर कैसा है? लिमिटलेस रिसोर्सेज है या नहीं? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. So, उनकी availability के basis पे
कि वो खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस बेस पे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल क्या है और एग्जॉस्टिबल क्या है? अभी मैंने आपको बताया एग्जॉस्टिबल क्या है, यानी फिनिश हो जाना, यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर limited in nature. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Means वो finish हो सकते हैं अगर हमने उनका use जो है वो अच्छे से नहीं किया। Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas. ये सारे हमारे क्या हैं? Exhaustible natural resources. इसमें अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो देखिए, फॉरेस्ट जो है उसको हम ट्री प्लांटेशन करके उसको रिगेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी पेड़ जो है अगर आज लगाएंगे तो कुछ साल बाद हम जो है उन पेड़ों को जो है बड़ा हो जाएंगे वो, और इस तरह से फॉरेस्ट को रिगेन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की, तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको रिगेन इतना इजी नहीं है करना, क्योंकि इनको बनने में ही करोड़ों साल लग गए हैं और उस चीज को रीगेन करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। अनलिमिटेड मीन्स देयर इज नो लिमिट एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी एक्टिविटीज से वो फिनिश होने वाले नहीं हैं। लाइक सनलाइट है, एयर है, तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप यहां से लर्न कर सकते हो, यहां से आपका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इनएग्जॉस्टिबल क्या है और एग्जॉस्टिबल क्या है? एग्जॉस्टिबल जो फिनिश हो सकते हैं, इनएग्जॉस्टिबल जो फिनिश नहीं हो सकते, और अनलिमिटेड हैं इन क्वांटिटी, बट एग्जॉस्टिबल दे आर लिमिटेड इन नेचर। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 क्या कहती है? इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। सो हमारे पास ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको हम क्लास में कर सकते हैं। टेक सम कंटेनर्स, ठीक है, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज। तो हमने क्या किया है? कंटेनर लिए हैं और उन कंटेनर्स को हमने पॉपकॉर्न, पीनट और इन चीजों से जो है उनको फिल कर दिया है। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। आपने क्या करना है? जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 7 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है, और उस 7 जो ग्रुप में आपने बच्चों को डिवाइड किया है उस 7 ग्रुप को भी आप सब डिवाइड कर दें, ठीक है, सब जो है उनके ग्रुप बना दें। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू द 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4। यानी आपने पहले 7 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया, फिर 7 को भी आपने जो है सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 4, यानी टोटल कितने हो गए? 7 स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है? लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, एंड दिस वन इज थर्ड जनरेशन। जिसमें आपको दिख रहा है कि पहले पॉपुलेशन कम है, सेकंड जनरेशन यानी पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, ठीक है। ये जो सब ग्रुप हैं ये क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो भी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, सो हम क्या हैं? वी आर द कंज्यूमर्स। नाउ एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट जनरेशन क्या है आपकी? 1, सेकेंड 2 एंड थर्ड जनरेशन 4। सो जो कंज्यूमर्स का नंबर है वो क्या हो रहा है? पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो कंज्यूमर्स का नंबर है जनरेशन टू जनरेशन, जो वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ओके। यानी थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें, सो थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब आपने जो कंटेनर लिया है उसके अंदर आपने पीनट्स, रोस्टेड जो डाले हैं, ग्राम्स, टॉफीज, वो सब आपने इस एक ग्रुप के लिए रख दिया। इस तरह के आपके पास कई ग्रुप हो सकते हैं, ठीक। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन
फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब आपने जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को बोला कि आप इस जो आपके पास बाउल है विद ऑल दीज आइटम्स, ईटेबल आइटम्स, उनको जो है इनमें से क्या करना है, लेना है, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो आपको लेना है। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब फर्स्ट वालों ने ले लिया यहां से, ठीक है, अब आपको सेकेंड जनरेशन को बोलना है कि यहां से जो भी ईटेबल आइटम्स हैं उनको लो। नाउ आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। यानी आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी देखना है कि इसके अंदर जो आपने बाउल रखा है उसमें ईटेबल आइटम्स हैं कि उनके अंदर सामान की कितनी अवेलेबिलिटी है। कोई ऐसा तो नहीं है जो खत्म होने वाला हो, या कोई ऐसा हो जो बहुत जो मात्रा में रखा हुआ हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। यानी अब आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड जनरेशन को बोलना है वही एक्टिविटी करने के लिए कि आप जो है इस कंटेनर में से कुछ ले सकते हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि क्या इसमें कुछ बचा हुआ है। इस चीज को नोट कीजिए कि क्या 2 जनरेशन के बाद इसमें कुछ बचा है या नहीं बचा। अगर बचा है तो थर्ड जनरेशन को बोलिए, अगर कुछ बचा ही नहीं है तो थर्ड जनरेशन क्या लेगी, ठीक है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the container. यानी अब आपको ये नोट करना है कि क्या बाउल में सेकेंड जनरेशन के बाद कुछ बचा है। कुछ बचा है तो थर्ड जनरेशन जो है उसके भी फीड करेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ ग्रुप में थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा ही ना हो, या हो सकता है कि कुछ ग्रुप में कि थर्ड जनरेशन ने लेने के बाद भी हो सकता है कुछ आइटम बचे हुए हों। तो आपने ये चीजें नोट करनी है। इस एक्टिविटी से क्या सीखा है आपने? इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा है कि अगर हम जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर हम उनका अच्छे से जजमेंट करके उनको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आने वाली जनरेशन जो है करोड़ों साल बाद आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज को बनने में ही करोड़ों साल लगते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनके लिए कुछ बचे। तो इसलिए हमें जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनका हमें एकदम जजमेंट करके उनको यूज करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज को फिनिश कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, तो हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। तो इस एक्टिविटी से हमने यही सीखा। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources। तो यही आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो ईटेबल्स हैं वो क्या हैं, दे आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, ठीक है, हर ग्रुप का अपना कंजप्शन पैटर्न है, हर ग्रुप जो है अलग अलग क्वांटिटी यूज कर रहा है। हो सकता है थर्ड जनरेशन के बाद भी कुछ बच जाए, हो सकता है थर्ड जनरेशन तक ही सब कुछ खत्म हो जाए। Are the earlier generation of any group to agree? Means जो हम आपकी हो सकता है कि थर्ड जनरेशन के लिए भी जो कुछ नहीं बचा, यानी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन दे आर वेरी ग्रीडी, ठीक है ना, कि उन्होंने अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generation and left something for them। जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्वांटिटी कितनी गिवन है, कम है या ज्यादा है जो ईटेबल आइटम्स हैं उनकी। तो हो सकता है कुछ ग्रुप में जो है इस चीज का ध्यान रखा हो कि हमें आगे भी जो है जनरेशन है और उनके लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए, तो हो सकता है वो थर्ड जनरेशन के लिए किसी ग्रुप में जो है बचा हुआ हो। इन दिस चैप्टर we will learn about the some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। So इस चैप्टर में हम
कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उनके बारे में पढ़ेंगे। These were formed from the dead remains of living organism। और ये बने कैसे हैं? ये बने हैं जो डेड रिमेन्स हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि जमीन के नीचे दब गए थे। They get buried under the soil and they are known as fossils। Okay, so these are known as fossils fuel। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, वो सब जो बरीड हो गए थे, उनसे जो है ये फॉसिल्स फ्यूल बने हैं और इसीलिए इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। अब नेक्स्ट हम यहां पर जो सीखेंगे वो है कोल के बारे में। यू मे हैव सीन कोल। आपने कोल तो जरूर देखा होगा, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कोल, जो कि कैसा सब्सटेंस है? एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। और हेयर अबाउट इट इज एज हार्ड एज स्टोन। ओके, स्टोन की तरह क्या होता है? हार्ड होता है। एंड इज ब्लैक इन कलर, कलर भी कैसा है? ब्लैक है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। सबको पता है कोल किस लिए यूज होता है, ठीक है? कोयला जो है वो फूड जो है उसको कुक करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। Earlier, it was used in railway engine to produce steam, to run the engine। देखो अब तो ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तब जो ट्रेन्स हैं वो किससे चलाई जाती थी? कोल से चलाई जाती थी। कोल का यूज करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है? स्टीम इंजन होते थे और उन स्टीम प्रोड्यूस करके जो इंजन है उसको रन किया जाता था। It is also used in thermal power plant to produce electricity। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं उनमें भी स्टीम का यूज होता है और उस स्टीम को बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। पानी को उबालते हैं, बॉयल करते हैं तो स्टीम बनती है। पानी को जो बॉयल करना है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? वो एनर्जी हमें कौन देगा? कोल जो है, कोल का यूज हम करेंगे स्टीम बनाने के लिए। So it is also used in thermal power plants to produce electricity। और जो स्टीम बनती है उससे टर्बाइंस को जो है रोटेट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल। कोल कैसे बना, क्या स्टोरी है इसकी, कहां से हमें ये मिला और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas। Means about 300 million years ago क्या था? There are dense forest on the earth and due to natural process like flooding, यानी बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस हुए जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है? These forests got buried under the soil। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये दब गए सॉइल के अंदर। As more soil deposit over them, they were compressed। ज्यादा से ज्यादा सॉइल जो है उसके ऊपर गिरती चली गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो है क्या हो गए? they were compressed। कंप्रेस क्या होता है? एक तरह से नीचे बैठते चले जाना। The temperature also rose as they sank deeper and deeper। और टेम्परेचर भी वो जो है राइज होता चला गया। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि जो फॉसिल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सब जो है नीचे दबते चले गए। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal। जो dead plants हैं, due to the high pressure and due to high temperature, तापमान बहुत ज्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण जो प्लांट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए? They get converted into the coal, as coal contains mainly carbon। So the slow process of conversion of dead vegetation, vegetation means plants, dead vegetation into coal is known as carbonization। ठीक है, जो ये प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेशन है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन प्रोसेस।
Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel. अब ये जो कोल बना है ये किससे बना है? प्लांट से, ठीक है. एंड सो दिस कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल. ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. सो ये माइंस है जहां से कोल जो है वो निकाला जा रहा है. When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas. देखो बच्चों, कोल क्या है? कार्बन. और जब कोल को बर्न किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा? A substance burn in the presence of oxygen gas and it will form carbon dioxide gas. क्या बनेगी यहां से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कोल इज process in industry to get some useful product such as coke, coal tar and coal gas. तो जो कोल है उसको जब प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में तो उसके अलावा कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें कोक है, कोल टार है और कोल गैस है. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोक के बारे में. इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. टफ यानी हार्ड, ओके. पोरस यानी हैविंग सम माइन्यूट होल्स एंड ब्लैक सब्सटेंस है. इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेम द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. तो वो क्या होगी? दैट विल बी द कोक. कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. ठीक है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है. एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो आयरन होता है वो जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है. उस आयरन से हम ना तो मशीनें बना सकते हैं, ना ही उनसे हम जो और अदर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं आयरन के, जो आप देखते हो बहुत हार्ड होते हैं, वो नहीं बना सकते क्योंकि जो प्योर आयरन है वो सॉफ्ट होता है. तो उसके अंदर कोक को मिला के फिर जो आयरन है उसको हार्ड बनाया जाता है. ठीक है, तो इसका यूज हम करते हैं. कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील में भी जो स्टील आप देखते हो वो भी एक एलॉय है, यानी मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है. तो उसमें भी आयरन है, कोक है, इनका यूज किया जाता है. एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. इसके अलावा जो मेटल हमें मिलती हैं अर्थ से वो प्योर फॉर्म में नहीं होती. उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उनका रिडक्शन करना पड़ता है. ये चीजें आप 9th 10th में जाके जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो दूसरी मेटल्स होती हैं लाइक एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो इस तरह की जो मेटल हैं वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती. उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उनका रिडक्शन कराया जाता है, उसमें हम कोक का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कोल टार. आप कोल टार के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो. कोल टार यानी जो सड़कें बनाने में यूज किया जाता है. आपने ब्लैक ब्लैक मटेरियल देखा है जिससे सड़क बनाई जाती है, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है. तो ये क्या है? कोल टार. इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. अनप्लेजेंट स्मेल मीन्स वेरी फाउल स्मेल. ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस. अबाउट 200 सब्सटेंसेस का ये जो है मिक्सचर होता है. स्टूडेंट्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो इस कोल टार से प्रोडक्ट हम ऑब्टेंड करते हैं उन प्रोडक्ट से हम बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं. यानी ये जो कोल टार है इससे दूसरी तरह के प्रोडक्ट जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बनाए जा सकते हैं. जैसे products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like. क्या क्या बनाया जा सकता है इनसे? ये स्टार्टिंग मटेरियल हैं इन चीजों को बनाने के लिए. लाइक सिंथेटिक डाइज, हम आपने डाइज का नाम सुना है, तो उनको बनाने के लिए हम कोल टार का यूज करते हैं. ड्रग बनाई जाती हैं, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट बनाए जाते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ठीक है, एटसेट्रा. एंड वेरी सरप्राइजिंग पॉइंट इज हेयर दैट नेप्थलीन बॉल्स used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. यानी नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? आपने देखा है जब के कपड़े रखते हैं तो क्या होता है, वो जो गोलियां डालते हैं ना नेप्थलीन कपूर की डालते हैं,
ताकि कपड़ों में कीड़ा ना लगे, तो वो भी जो बॉल्स तैयार की जाती हैं नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी किसकी बनती हैं? कोल टार की बनाई जाती हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. यानी जो आजकल यूज करते हैं उसमें कोल टार की जगह बिटुमिन का यूज कर रहे हैं। ये बिटुमिन क्या है? ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल को जब रिफाइन किया जाता है तब ये बिटुमिन हमें मिलता है और इसका रोड बनाने में यूज किया जाता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस is obtained during the processing of coal to get coke. During the processing of coal to get coke, we get coal gas. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and New York around 1820. ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ यूज की गई कोल गैस? लंदन में 1810 में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए और फिर न्यूयॉर्क में 1820 के करीब। नाउअडेज इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। सो नाउअडेज इसको कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ हीट यूज कर रहे हैं रेदर देन लाइट। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल in many industries situated near the coal processing plants. तो जहां पर कोल प्रोसेसिंग प्लांट हैं वहां पर भी इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने पढ़ा कोल जो है वो कैसे बना और कोल के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल की रिफाइनिंग कैसे की जाती है और हम नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ।